नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 वीडियो का एक सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 21 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 20 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की PDF खरीदे हैं उनको क्लास 1 से लेकर 20 तक की PDF तो दे ही दी गई है। साथ ही जो भी इस सीरीज में 15 क्लास बचे हुए हैं उनके PDF के लिए उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, इस सीरीज की जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। जिन बच्चे को जिस भाषा में सहूलियत होती है लेकर के पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को बेस्ट से बेहतर बना सकते हैं। बहुत दिनों के बाद वापस लौटा हूं कुछ प्रॉब्लम के वजह से। अब जो इस सीरीज में बची हुई 14 क्लास रह जाएगी वो हम लगातार लग करके समाप्त करना चाहूँगा, है ना। तो जिन भी बच्चे को SSC MTS देना है, CHSL देना है या फिर ABC कोई भी एग्जाम देना है SSC का, आप हमारे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, पढ़ कर जाइए, एग्जाम दे करके आइए, फिर बताइए। ठीक है मेरे भाई, है ना। क्योंकि आपको भी पता है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो काम की होगी और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है जितना मैं पूरे साल में पढ़ाता हूँ अदर जगह 1 महीना में ही पढ़ा दिया जाता होगा। ठीक है मेरे भाई, फिर भी अगर आप तुलना करेंगे, है ना, कि भाई कितनी काम आया, तो इसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा, आप भी जानते होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो पढ़िए वही जो काम की हो, बाद में की सब मोह माया है। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए रेलवे या SSC का, है ना, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए, है ना, व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहां से कंटेंट को छोटी सी फी अदा करके बाय करेंगे और अपने जर्नी को सफल बनाएंगे। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं और ये फैक्ट को आपको कवर करते हुए जाना है, तभी आपको टोटली फायदा हो पाएगी। पहला जो प्रश्न है, और क्लास लंबा चलेगी क्योंकि भाई जो है ना, कंटेंट अच्छा पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगी और मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूँ। जितने भी फैक्ट रिलेटेड होते हैं तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो जिनके पास टाइम है वही रुके, वरना जा सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है, फुटबॉल सॉकर खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों को पढ़ें और सही उत्तर का पता लगाएं। जो आपका फुटबॉल खेल होता है उनके संदर्भ में आपसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब 4 गो जो है कथन टाइप से दिया गया है ऑप्शन, आपको सही गलत का पता लगाना है। पहला जो है, फुटबॉल में मुख्य रेफरी जो मेन रेफरी होते हैं उनके पास सीटी यानी विसिल, झंडा, फ्लैग, सिक्का, क्वाइन और चेतावनी कार्ड, है ना, इत्यादि उपलब्ध होते हैं। बाद में हम सही गलत का फैसला करेंगे। दूसरा जो है, फुटबॉल के खेल में किसी भी खिलाड़ी को हाथ या भुजाओं से बॉल की छूने की अनुमति नहीं होती, परंतु कुछ शर्त के साथ गोलकीपर फुटबॉल को हाथ से छू सकता है। फुटबॉल के निर्णायक मैच में कभी कभी फैसला लेने में सडन डेथ का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। ये 3 तक हमने पढ़ा है। चौथा है, फुटबॉल खेल में 2 गोल पोस्टों की बीच की दूरी तथा गोल पोस्ट की ऊंचाई का अनुपात 2.1 होता है। अब हम इसमें सही गलत का पता पहले ऑप्शन से ही आपको समझा दूं, फिर हम फैक्ट के तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले, किसी भी फुटबॉल खेल के अंदर एक ही मुख्य रेफरी होता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी महकमे में जो सबसे मुख्य आदमी होगा वो एक ही होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि वो मुख्य है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो मुख्य रेफरी कितने होते हैं फुटबॉल खेल में? तो 1। ठीक है मेरे भाई। अब मुख्य रेफरी के पास जो है इन दिए गए चीजों में सब चीज तो होता है लेकिन झंडा नहीं होता है। ये झंडा जो है दोस्त, ये सहायक रेफरी के पास होता है, न कि मुख्य रेफरी के पास। तो याद रखना, फुटबॉल खेल में जो झंडा है, फ्लैग है, ये सहायक रेफरी के पास होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है क्यों सही है ना भाई, फुटबॉल खेल नाम से स्पष्ट है कि लात से खेलो। ठीक है। तो फुटबॉल खेल में जो है सभी खिलाड़ियों को बॉल को हाथ से छूने की अनुमति नहीं होती है। आप धड़ के सहारे खेल सकते हैं, माथा से लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हाथ या भुजाओं से टच नहीं कर सकते, फॉल माना जाएगा। लेकिन एक गोलकीपर जो होते हैं, 10+1 आपने भी सुना होगा, 10 खिलाड़ी होते हैं, वैसे टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 अन्य खिलाड़ी और एक गोलकीपर होता है। तो ये जो गोलकीपर भाई साहब होते हैं
ये जो है एक पेनाल्टी एरिया में रह करके फुटबॉल को हाथ से भी छू सकते हैं, फॉल नहीं माना जाएगा। इसीलिए लिखा है कुछ शर्त के साथ, यानी पूरे फील्ड पर कहीं भी हाथ से छुएगा ऐसा नहीं चलेगा, एक दायरा है वहां पे ये हाथ से छू सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है फुटबॉल के निर्णायक मैच में कभी कभी फैसला लेने में सडन डेथ का इस्तेमाल किया जाता है। सडन डेथ जो है एक पद्धति है ना, एक जो है पद्धति है। जैसे मैच ड्रॉ वगैरह हो जाता है तो उसके बाद यह फार्मूला अपनाया जाता है, इसीलिए यह सही हो जाता है। जैसे आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा डकवर्थ लुईस पद्धति, है ना, तो उसी प्रकार से मैं ये समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल यह समझिए कि यह एक तकनीक है जिसमें फुटबॉल की रिजल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो है आपका, फुटबॉल खेल में दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी तथा गोल पोस्ट की ऊंचाई का अनुपात 2:1 होता है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फुटबॉल के मैच में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं तो ये 2.44 मीटर होता है, ठीक है। और दोनों जो गोल पोस्ट की खंबा होती है इनकी बीच की दूरी जो है ये 7.32 मीटर होती है। इन दोनों की अनुपातिक वैल्यू हम अगर निकाले तो 1:3 आता है, न कि 2:1 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दिए गए इस प्रश्न में मात्र 2 और 3 ही सही है, बाद बाकी 2 गलत है। आई होप अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, बहुत सरल स्वभाव से पढ़ाता हूं तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, फुटबॉल खेल में एक मुख्य रेफरी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, मुख्य रेफरी मतलब एक ही रेफरी होता है और 2 सहायक रेफरी होते हैं। अब मुख्य रेफरी के पास क्या होते हैं, है ना, मुख्य रेफरी के पास क्या होता है, एक विसिल होता है, एक सिक्का होता है कॉइन टॉस करने के लिए, विसिल बजाने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम खास करके वॉकी टॉकी होता है, और भी बदलते जमाने के साथ और भी कुछ नया आ जाएंगे, है ना। रेड एंड येलो कार्ड होती है चेतावनी देने के लिए खिलाड़ियों को जब फॉल करता है या कोई गलती करता है ना। इसके अलावा मार्कर या स्प्रे होता है ना, ये लाइन खींचने के लिए। स्टॉप वॉच या घड़ी हो सकता है टाइम देखने के लिए, डिले देखने के लिए, या फिर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उस सब टाइम की कैलकुलेशन इत्यादि करने के लिए। तो ये जो है मुख्य रेफरी के पास इतनी इक्विपमेंट होते हैं, है ना, ग्राउंड पे फुटबॉल खेल में। फुटबॉल मैच में 2 सहायक रेफरी भी होते हैं, यानी एक मुख्य रेफरी और 2 सहायक रेफरी होते हैं। सहायक रेफरी के पास ज्यादा तामझाम नहीं रहता है ना, इनके पास एक झंडा रहता है और एक मुख्य रेफरी से कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है। यह इनके पास भी जो है आपका वॉकी टॉकी होता है। फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर होता है ना, प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी और उनके एक पक्ष में एक गोलकीपर होता है। सिर्फ गोलकीपर ही वह खिलाड़ी होता है जिनको फुटबॉल को हाथ या भुजाओं से छूने की छूट या अनुमति होती है। अगला पॉइंट है हमारा, फुटबॉल खेल की अवधि जो है ये 90 मिनट की होती है दोस्त। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुटबॉल खेल में हाफ टाइम कितने मिनट की होती है। तो जो हाफ टाइम है फुटबॉल खेल में ये 15 मिनट की होती है। देखिए 90 मिनट की टोटल जो है खेल होगा, 45 मिनट की 2 पार्ट में खेले जाएंगे। जब पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 45 मिनट का, है ना, तो दूसरे पार्ट को शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट का जो ब्रेक दिया जाता है उसे ही हाफ टाइम कहा जाता है। 90 मिनट तक यदि दोनों टीम का गोल संख्या बराबर हो या कोई भी टीम गोल नहीं कर पाया हो तो दोनों ही स्थिति में मैच क्या, ड्रॉ माना जाता है। भाई 90 मिनट की खेल हो गई, अब किसी टीम ने 3 गोल करा, टीम ए ने 3 गोल करा और टीम बी ने भी 3 गोल करा, और या फिर दूसरी कंडीशन है कि टीम ए ने 0 गोल करा और टीम बी ने भी 0 गोल करा, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो है ड्रॉ माना जाएगा, है ना। तो बहुत से जो शुरुआती चरण के मैच होते हैं उनको ड्रॉ मान के सेम पॉइंट बांट के आगे निकल जाया जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन जो निर्णायक मैच होता है कि भाई आज जो है फाइनल है और फाइनल में ड्रॉ से काम तो नहीं चलेगा, सही मतलब जीत हार की फैसला तो होनी ही चाहिए। उस स्थिति में 90 मिनट के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम का प्रावधान है। चीजों को अच्छे से समझना, आजकल बहुत गहराई से पढ़ोगे ना तभी तुम अच्छा कर पाओगे, है ना। भूल जाओ पुराने जमाना, ठीक है मेरे भाई। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है
आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल टाइम में 90 मिनट के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम ली जाती है वो कितने समय की होती है, तो वो 30 मिनट की होती है और ये 15-15 मिनट की होती है। ठीक है भाई, दो भाग में 30 मिनट की टोटल। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम से भी बात नहीं बनती है, यानी ये जो आपने 30 मिनट लिया है यहां भी कुछ निर्णय नहीं निकल पाता है, तब पेनाल्टी शूट आउट का कार्यक्रम चालू होता है। पेनाल्टी शूट आउट क्या होती है, दोनों टीम को 5-5 किक जो है रसीद दिए जाते हैं, मतलब 5 किक टीम ए को और 5 किक टीम बी को दिया जाता है, और इन 5 किक में जिस टीम ने ज्यादा गोल किया उसे जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि दोनों टीम 5-5 किक में गोल किए और दोनों ने 2-2 ही गोल, यानी दोनों का फिर से जो है ड्रॉ वाला बात हो गया है, तब जो है सडन डेथ के अनुसार विजेता को घोषित किया जाता है। ये सडन डेथ क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से समझिए, आप लोगों ने वो मैच भी देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप पहला वाला 2007 का फाइनल मैच आपने देखा होगा। लास्ट में क्या करते हैं, सभी जो है दोनों पक्ष के खिलाड़ी विकेट को जो है बॉल से मारते हैं, है ना, और वहां पे विकेट गिराना होता है। तो इंडिया जो है 3 बॉल में 3 विकेट गिराते हैं और जवाबी में पाकिस्तान जो है एक भी विकेट नहीं गिरा पाते हैं। तो वहां पे कम से कम 6 बॉल में 3 तक इंतजार किया, लेकिन जो सडन डेथ होता है, जैसे पहले किक ए टीम मारेगा, 1 गोल किया और दूसरा टीम नहीं कर पाया, है ना, तो पहला टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आई होप आपने फुटबॉल की मोटे मोटे तौर पे सभी नियम कायदे कानून जान लिए हैं। आइए थोड़ा और समझाते हैं, है ना। देखिए, जो एक्स्ट्रा टाइम होती है, मैंने अभी आपसे कहा है कि ये 30 मिनट की होती है और ये 15 मिनट की 2 हाफ में होती है। पेनाल्टी शूट आउट में दोनों टीम को 5-5 किक दिए जाते हैं, यानी टोटल 10 किक का ये कार्यक्रम होता है। और अगर यहां भी फैसला नहीं निकलता है तब सडन डेथ की जो है प्रक्रिया से फैसला निकाला जाता है निर्णायक फुटबॉल के मैच में। और ये क्या होता है, मैंने अभी अभी उस पुराने वर्ल्ड कप 2007 के आखिरी जो ओवर था, मतलब जिसके अनुसार जीत दिया गया था इंडिया को, वो वाली ओवर की बात करते हुए समझाया हूं। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों के द्वारा गलती करने पर रेफरी के द्वारा एक येलो कार्ड और लाल कार्ड दिखाया जाता है। येलो कार्ड जो है ये माइनर पेनाल्टी भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का जो है वार्निंग है। ठीक है, यह एक चेतावनी का कार्य करता है। ठीक है, लाल कार्ड का मतलब होता है कि खेल मान के चलिए कि 90 मिनट की है और 15 मिनट के बाद ही एक खिलाड़ी को रेड कार्ड का जो है इंडिकेशन दिखा दिया गया। इसका मतलब ये अब खिलाड़ी अब शेष जो है आपका 75 मिनट का जो खेल बचा हुआ है उसमें नहीं खेलेगा। ठीक है, मतलब निष्कासित कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी को 2 बार लगातार येलो कार्ड दिखा दिया गया रेफरी के द्वारा तो एक रेड कार्ड काउंट होगा और उस स्थिति में सेम सजा होगा जैसे रेड कार्ड की होती है, निष्कासन। ठीक है भाई, इसके अलावा गोलकीपर सिर्फ पेनाल्टी एरिया में ही फुटबॉल को हाथ से छू सकता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा था कि कुछ शर्तों के साथ। इसका मतलब है कि फुटबॉल के समस्त मैदान पे कभी कहीं भी जो है हाथ से छुएगा गोलकीपर, ऐसा नहीं है। सिर्फ पेनाल्टी एरिया में ही हाथ से छू सकते हैं फुटबॉल को गोलकीपर भी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो फॉल माना जाएगा। अब देखिए यहां पे जो है एक फुटबॉल का जो मैदान की पूरा जो है ड्राइंग है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी बारीकी डाटा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फुटबॉल के मैदान से कुछ भी नहीं छूटेगा। सबसे पहले फुटबॉल देख लीजिए, इस प्रकार की मैदान होती है, लगभग आयताकार। यहाँ पे लंबाई जो है आप 90 से 120 मीटर रख सकते हैं। यहाँ पे एकदम कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, आप 90 से 120 मीटर रख सकते हैं और 45 से 90 मीटर आपकी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो सीनियर फुटबॉल होती है ना, वहां पे इसकी डाया थोड़ा सा चेंज होता है, इसकी बात हम नीचे करेंगे। देखिए ये वाला जो है ये आपके गोल पोस्ट है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था कि गोल पोस्ट और गोल पोस्ट के बीच की दूरी की अनुपात 2:1 रख दिया गया था, जो सरासर गलत है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो गोल पोस्ट की खंभा है उनके बीच की दूरी 7.32 मीटर है, जो यहां पर ही लिखा हुआ है। और जो गोल पोस्ट की ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, ये 2.44 मीटर है। आप पाएंगे कि ये 3:1 में है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप समझ में आया कि भाई इसे गोल पोस्ट कहते हैं, ये गोल एरिया है ना। और ये जो आपके बक्से बने हैं इस प्रकार के, ये आपका क्या है, पेनाल्टी एरिया है
है ना, इसे अपन, है ना, इसे अपन सर्कल कहेंगे, सेंटर सर्कल कहते हैं। जो दोनों जो मैदान होते हैं उनको आधा माप के बीच में एक लकीर खींची जाती है और इसी लकीर को सेंटर मानते हुए 9.15 रेडियस की जो है एक सर्कल खींचा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल मैदान में सेंटर पे खींचे गए सर्किल की व्यास कितनी होती है, तो 18.30 मीटर करना है और रेडियस पूछेगा तो 9.15 मीटर करना है। अगर आपसे पूछे कि भाई गोल पोस्ट की गहराई या ऊंचाई कितनी होती है, तो आपने 2.44 मीटर आंसर करना है। अगर आपसे पूछे कि गोल पोस्ट की दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपने 7.32 मीटर या 24 फुट करना है। ठीक है मेरे भाई। अब आइए यहां से भी बहुत दफा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को लगता है कि हमने गोल पोस्ट याद कर लिया है, हमारा काम खत्म हो गया। भाई जब तक नौकरी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता, तुम्हें पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे देखो ये जो आपके गोल एरिया, सबसे पहले तो ये सबसे वही चीज है, सेम है ना, ये है आपका, है ना, ये गोल वाला है, गोल पोस्ट है, ये गोल एरिया है ना, ये पेनाल्टी एरिया है, इसी प्रकार से। तो यहां से आप देखेंगे, अभी मैंने बताया कि भाई यहां पे जो है ये था 2.44 मीटर, ये वाला था 7.32 मीटर। अब यहां पे देखिए ये जो गोल वाला है, ये वाला है ना, गोल एरिया है ना, इसकी अगर आपसे पूछे चौड़ाई कितनी होती है, तो 5.5 मीटर होती है, 5.5 मीटर होती है। और अगर आपसे पूछे कि भाई पेनाल्टी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, तो 40.3 मीटर। पेनाल्टी एरिया की लंबाई कितनी होती है, तो 16.5 मीटर। ठीक है भाई। अब आपका जो ये गोल एरिया है ना, इसकी तो आपने चौड़ाई बता ली सर, लंबाई अगर निकालना हो तो देखिए 40.3 में से 11 दूना के 22 मीटर घटा देंगे तो 18.3 मीटर इसकी लंबाई होती है गोल एरिया की। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फुटबॉल से किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर डाटा मेंशन हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब जो अभी आपने देखा उसी को मैंने यहां पे लिखित रूप में भी रखा है ताकि रिवीजन भी यही हो जाए। भाई पहला ही प्रश्न पर आ रहा हूं, जो बोर हो रहे हो जा सकते हो, और बोर हो नहीं रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है मेरे भाई, है ना। फुटबॉल की मैदान की लंबाई मैंने अब भी कहा कि भाई 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है। लेकिन जो सीनियर फुटबॉल मैच होती है ये थोड़ा स्पेशल टाइप है, लंबाई 105 मीटर और चौड़ाई फिक्स है कि 68 मीटर होगा। यहां से कई दफा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की लंबाई या फिर जो ऊंचाई कहिए, गहराई कहिए, या फिर दोनों गोल पोस्ट की जो खंबा होती है उनके बीच की दूरी मैंने अभी समझा दिया कहां होता है। तो यही चीज यहां पे लिखा है 2.44 मीटर और 7.32 मीटर। गोल एरिया की जो लंबाई है, अभी अभी मैंने बताया भाई गोल एरिया की जो लंबाई है वो पेनाल्टी एरिया में से आपको 22 मीटर घटाना है। तो पेनाल्टी एरिया में से 22 मीटर घटाने के बाद आपको 18.32 या 18.3 आएगा, क्योंकि पेनाल्टी एरिया की लंबाई 40.3 मीटर होती है और गोल एरिया की जो चौड़ाई है ये 5.5 मीटर होती है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पेनाल्टी एरिया की लंबाई 40.3 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर होता है। अभी आपके दिमाग में वही इमेज घूमना चाहिए जहां भी मैं पेन चला रहा हूं, क्योंकि इमेज इसलिए पहले दिखा दिया मैंने। ठीक है। इसके अलावा जो सेंटर पर सर्कल था उसका रेडियस कितना होता है, 9.15 मीटर होता है या 10 गज होता है। ठीक है, जो मैदान के बीचों बीच के लाइन पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है मेरे भाई। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका जो है सत्य है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। एक सेकंड। पहला है कि यह दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो लास्य भाव से प्रेरित है। ये मोहिनी अट्टम के बारे में है भाई, है ना। दूसरा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में चेहरे के भाव और हाथ के इशारों पर एक प्रमुख जोर दिया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य हो रहा है। ध्यान रखिए लास्य भाव क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए दूसरा कथन को पकड़ के रखिए। मोहिनी अट्टम नृत्य में चेहरे के भाव और हाथ के इशारों पर एक प्रमुख जोर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। चेहरे के हाव भाव और हाथ के इशारों पर जो है विशेष बल देने वाला ये नृत्य है मोहिनी अट्टम। इसे मोहिनी का नृत्य भी कहा जाता है या जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है।
लॉर्ड विष्णु जो है इनके आराध्य है इस नृत्य में, है ना। इनके अलावा जो मोहिनीअट्टम नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है, अर्थात इसमें सिर्फ फीमेल ही भाग लेती है, कोई भी मेल भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट हो गया। अब आते हैं कि भारत में अब तक कितने नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आप कहेंगे अब तक जो है भारत में मात्र 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये 8 नृत्य मैंने आपके सामने लिखा है। भरतनाट्यम, इसे सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस मानेंगे, है ना। ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, जो कहाँ की है, तमिलनाडु की। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये ना। ये हिंदुस्तान मतलब हिंदू के साथ साथ इस्लामी कला का भी संगम देखने को मिलता है। कथकली आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया असम का, मोहिनीअट्टम केरल का। सबों में जो सबसे नवीन नृत्य है ना, ये है आपके सत्रिया। सत्रिया जो है सबसे न्यू है सभी शास्त्रीय नृत्य में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और इसका प्रचलन वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के आपने 4 शास्त्रीय नृत्य देखा, एक तो आपके भरतनाट्यम है, एक आपके कथकली है, एक आपके कुचिपुड़ी है, और एक आपके मोहिनीअट्टम है। ये सभी साउथ इंडिया की जो है शास्त्रीय नृत्य है। इन सभी शास्त्रीय नृत्य में एकमात्र कथकली ही है इन चारों में जो तांडव का भाव देता है। तांडव कौन करते हैं, भगवान शंकर, अर्थात ये मेल वाला जो है आपका नृत्य होगा, और लास्य मतलब फीमेल वाला नृत्य, है ना। लास्य जो है नृत्य का फीमेल पार्ट है, और तांडव जो है पुरुष वाला पार्ट है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो साउथ इंडिया का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली है जो तांडव से प्रेरित है, बाद बाकी सभी लास्य भाव से प्रेरित है। ओके, इसके अलावा मोहिनीअट्टम में उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं। तो इसमें मृदंगम, है ना, ये आपके कर्नाटक संगीत में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि साउथ इंडिया का है तो इसमें भी होता है ना। या मधलम, इडक्का, बांसुरी, बीना, कुजितलम, ये सभी के सभी जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट, ये आपके जो है मोहिनीअट्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मोहिनीअट्टम नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से मिला है। इस शब्द का अर्थ मोहिनी का नृत्य या जादूगरनी का नृत्य भी है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, मैंने अभी आपसे बता दिया है। मोहिनीअट्टम में उपयोग होने वाले गीतों को मणि प्रवालम कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम में जो गीत का इस्तेमाल किया जाता है उसे मणि प्रवालम कहा जाता है, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। और सब जो 5 तत्व को रिप्रेजेंट करता है क्लासिकल डांस, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कौन से डांस किस तत्व का, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैंने पहले पढ़ा रखा है। देखो जमाना महंगा होता जा रहा है तो आपको पढ़ना होगा। मोहिनीअट्टम में कितने हस्त मुद्राएं होती है, तो आप कहेंगे मोहिनीअट्टम में, है ना, 24 हस्त मुद्राएं होती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पंच तत्व में शामिल जो नृत्य है, फिर से यहाँ पे लिख दिया है। ओडिसी जो है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश पृथ्वी तत्व से संबंधित है, मोहिनीअट्टम वायु तत्व से, भरतनाट्यम अग्नि तत्व से, और कथकली आकाश तत्व से संबंधित है। मोहिनीअट्टम को त्रावणकोर के महाराजाओं के रूप जो है विशेष जो है आपका संरक्षण प्राप्त था। जैसे मैंने अभी कुछ एक देर पहले ही आपसे कहा था कि जो कथक नृत्य है ये जो है हिंदू जो धर्म रीति रिवाज है, उनके अलावा इसमें इस्लामी कला का भी जो है समावेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो इस्लामी कला का समावेशन है, ये अवध का नवाब जो बाजिद अली शाह थे, उनके कार्यकाल में इनको संरक्षित किया गया, इसीलिए इसमें मिक्सअप देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो मोहिनीअट्टम है, ये त्रावणकोर के महाराज स्वाति तिरुनल ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, है ना। तो इस प्रकार इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मतलब मोहिनीअट्टम को किस राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो आप कहेंगे त्रावणकोर के महाराजाओं का, ठीक है भाई। मोहिनीअट्टम की प्रमुख नर्तकियां या नर्तक जो होते हैं, अच्छा मोहिनीअट्टम है तो सिर्फ नर्तकियां ही होंगे क्योंकि सिर्फ महिला ही भाग लेती है। तो इनमें सबसे प्रमुख कनकरेले, सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता। देखिए एक राधा रेड्डी है ना, राधा रेड्डी जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है।
रेमा श्रीकांत, कलामंडलम क्षेमावती, ये सभी के सभी आपको जो है नृत्य करेंगी कौन सी? मोहिनी अट्टम। इन्हें ध्यान रखेंगे। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की मां कहा जाता है ना, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहेंगे? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को, इन्हें ध्यान रखना। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री करने वाली पहली भारत की महिला थी, इन्हें भी ध्यान रखना। कभी कभी इस रूप में भी क्वेश्चन परोस देते हैं आपके एग्जामिनर बाबा, ठीक है। अगला एक नोट करके लिखा हूं, जो नालंदा नृत्य अनुसंधान सेंटर है ना, ये कनक रेले के द्वारा फाउंड किया गया है, और ये नालंदा मतलब बिहार में नहीं है, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है भाई। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर को ध्यान से पढ़कर आर का डेक्कन क्षेत्र ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित चट्टान के क्षरण से बनी काली मिट्टी से ढकी हुई है। कारण है ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप लावा जमने से आग्नेय चट्टान बेसाल्ट का निर्माण होता है, इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आंसर है एस और आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या करता है। भाई दोनों के दोनों सही तो है ही, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है और ये रीजन के तौर पे कार्य करेगा स्टेटमेंट का, ठीक है भाई। प्रायद्वीपीय पठार का जो डेक्कन क्षेत्र है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, क्योंकि डेक्कन क्षेत्र के आसपास आप काली मिट्टी का भरमार पाएंगे, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप लावा जमने से आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टान बनता है, और जब ये बेसाल्ट चट्टान टूटते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये दोनों से प्रतीत होता है कि भाई जो स्टेटमेंट है वो कथन बी मतलब कारण जो है बराबर मैच करता है, यानी दोनों की दोनों बात तो सही है ही, लेकिन पहला दूसरे का कारण है, इसीलिए जो है राइट आंसर है एस और आर दोनों, और पहला को दूसरा व्याख्या कर रहा है, यह कारण है। दक्कन का पठार कुल 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। ये है आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस पठार का आकार जो है ये ट्रायंगल शेप का है लगभग, ठीक है मेरे भाई, इसे ध्यान रखना। डेल्टा का आकार भी ट्रायंगल शेप का है, और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार भी ट्रायंगल शेप का ही था, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 ट्रायंगल को याद रखना, काम आएगी। इसके अलावा इसकी उत्तर की सीमा सतपुरा और विंध्याचल है, उत्तर में जो सीमा बनाते हैं वो सतपुरा और विंध्याचल पर्वत है ना। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के द्वारा निर्धारित होती है, भाई ये वाली है ना। इनके अलावा दक्कन की औसत ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, 600 मीटर के करीब, है ना, और ये पूर्व की ढलान की ओर पर्वत रेंज है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 42%। अब मैं यहाँ पे आप सर मुझे सोइल क्यों पढ़ाने लगे, आप तो आए थे प्लेट्यू पढ़ाने, तो भाई यही हमारी स्टाइल है। यहाँ पे हमने काली मिट्टी का बात किया है ना, तो मिट्टी से संबंधित फैक्ट भी दूंगा, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी 42%, कहीं कहीं आप इसे 44% भी देखेंगे, घबराइए मत, है ना। इसके अलावा दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी लगभग 18%, कहीं कहीं आप इसे 19 या 17% भी देख सकते हैं, तथा तीसरे स्थान पे सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, और फिर लेटेराइट मिट्टी वगैरह पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे महाराष्ट्र के नासिक इत्यादि साइड में जो है कपास काफी जो है बोए रहते हैं, है ना, जहां क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की विशेषता उच्च जल धारण क्षमता होती है, उच्च जल धारण क्षमता, है ना। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की उपलब्धता तो होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है, किसमें? काली मिट्टी में। इसके अलावा भारत की सबसे विस्तृत पठार दक्कन की पठार है। भारत में जितने भी पठार है उसमें सबसे विस्तृत पठार की बात करेंगे तो दक्कन की पठार हो जाएगा, जबकि सबसे ऊंची पठार लद्दाख की पठार है। अगर आपको इंडिया में पूछे कि सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू रेंज कौन सा है, तो आप कहेंगे लद्दाख का पठार। इसके अलावा छोटा नागपुर की पठार जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है, इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि ये मिनरल से भरपूर पठार है ना। यहाँ पे काफी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पठार तिब्बत की पठार है, जिसे दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यह 2 बार लिखा गया, दिक्कत नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा, कोई बात नहीं, है ना। नोट करके यहाँ पे लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
असम में बनाए जाने वाली, अच्छा मनाए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना मनाए, ठीक है। असम में मनाए जाने वाली ही उत्सव के बारे में ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर का पता लगाएं। अब जो असम के हैं उनके लिए तो काफी इजी होगा। असम में कटी बिहू जो है तुलसी के पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। यहां पे मुझे सिर्फ पेड़ ही पौधा ही लिखना चाहिए एक्चुअली, चलो पेड़ को यहां से मैं इरेज करता हूं, है ना। असम में कटी बिहू तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। दूसरा है हमारा कार्तिक मास के नाम से लिया गया कटी बिहू बोहाग बिहू के विपरीत उदासी प्रकृति की होते हैं। ठीक है मेरे भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट है। अब तक क्यों राइट है मैं बताऊंगा। इसके अलावा असम में बिहू त्योहार में कुछ खास जनजातीय समुदाय जैसे मिसिंग कार्बी द्वारा मनाया जाता है। यह तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से बिहार में आप छठ पूजा को जानते हो ना, छठ पूजा को, है ना, कि भाई बिहार में कोई जात पात कोई भेदभाव इस छठ पूजा में ये नहीं देखा जाता कौन अमीर है कौन गरीब है कौन ज्यादा, है ना, इसमें सब सम्मिलित होते हैं, सब मनाते हैं। उसी प्रकार से असम में जो है बिहू का फेस्टिवल जो है सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, न कि किसी खास जनजातीय समुदाय के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। बाद बाकी पहला और दूसरा जो है आपका सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है ना। बिहू शब्द संस्कृत भाषा के विषुव से लिया गया है ना, विषुव से उत्पन्न हुआ है जो सूर्य संक्रांति को दर्शाता है। देखिए जो विषुव होता है ना, इक्विनॉक्स आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, जब दिन और रात की अवधि समान हो जाता है ना, उसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। आई होप अब अंग्रेजी कमजोर हो गया है, बहुत दिन हो गए तैयारी होके 14 साल, ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा माफ करना अगर गलती हो गया हो, ठीक है। तो बिहू शब्द संस्कृत शब्द विषुव से लिया गया है जो सूर्य संक्रांति को दर्शाता है। यह असम की कृषि जीवन शैली से निकटता से जुड़ा हुआ है। बिहू असम का आधिकारिक त्योहार है जो वर्ष में कितनी बार मनाई जाती है? एक बार, नहीं और बढ़ाओ, 2 बार नहीं 3 बार मनाई जाती है, ठीक है। जैसे आपके जो छऊ नृत्य है वो एक जगह पॉपुलर नहीं है, 3 जगह पॉपुलर है। सरायकेला का छऊ ये झारखंड में होता है, पुरुलिया का छऊ ये पश्चिम बंगाल में होता है, और मयूरभंज का छऊ आपके उड़ीसा में होता है। उसी प्रकार से बिहू भी 3 बार मनाई जाती है आपके असम में। पहले दूसरे तीसरे बिहू को क्या कहा जाता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है यहां पे देखेंगे। पहले बिहू को हम रंगोली बिहू कहते हैं या बोहाग बिहू कहते हैं। ये बोहाग को बैसाख से समझना है ना, ये बैसाख के समय का बिहू है, ठीक है। इसके अलावा जो अप्रैल में मनाया जाता है, अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करेंगे तो जब इंडिया में अधिकांश राज्यों में नव वर्ष का त्योहार हो रहा होता है, जैसे गुड़ी पाड़वा, वुसु, पुटांडु, जुड़शीतल, है ना, तो उसी समय जो है ये बोहाग बिहू आता है असम के अंदर। इसके साथ असमिया नववर्ष की शुरुआत होती है, यानी आप असमिया नववर्ष को रंगोली बिहू कहेंगे या बोहाग बिहू कहेंगे। दूसरे जो बिहू होते हैं उसे कटी बिहू या कोंगाली बिहू कहा जाता है। यह अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। इस बिहू की खासियत मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि भाई ये उदासी प्रकृति की बिहू होती है, क्योंकि ये अक्टूबर का समय ऐसा होता है जब अनाज जो है घर नहीं आया होता है ना, अनाज जो है घर नहीं आया होता है, ठीक है भाई। तो ये कंगाली बिहू अर्थात ये गरीबी वाला शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल है, तो इस बिहू को आप कंगाली बिहू कहेंगे। ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और एक बिहू जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, खासकर जनवरी महीना में। मकर संक्रांति कब होती है? 14 या 15 जनवरी को। तो उसी समय जो है असम में आपका एक बिहू मनाया जाता है जिसे माघी बिहू कहा जाता है। तो असम में 3 प्रकार की बिहू होता है दोस्त, रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, कटी बिहू या कंगाली बिहू, माघी बिहू, ठीक है भाई। तो ये तीनों को ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाने वाली गोंचा महोत्सव, अब देखिए गोंचा महोत्सव भी पॉपुलर रहेगा, ये भी काफी जो है पॉपुलर त्योहार है गोंचा महोत्सव। और बस्तर ये जगह का नाम भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जगह कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक बस्तर दशहरा भी होता है इनके नाम से, बस्तर दशहरा। ये बहुत ही लंबा चलने वाला त्योहार होता है बस्तर दशहरा, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये जो छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव होता है, सबसे पहले तो ये विशेष रीजन अर्थात बस्तर के रीजन में होता है ना। इस गोंचा महोत्सव में एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे तुपकी या टपकी कहा जाता है उनके स्थानीय लैंग्वेज में,
ठीक है। और ये तुपकी जो है क्या होता है, ये तो हम लोगों भी गांव में इसका इस्तेमाल किया है जी, है ना। इसे हम लोग गांव में छुछरी बोलते थे। और आपने गांव में देखा होगा जो हैंड फैन होता है, जो बांस की लकड़ी की बनी होती है, पंखे, है ना। जब बिजली वगैरह पहले नहीं थी तो हम इसको नहीं क्या घुमाते थे ऐसे, है ना, इसको घुमाते रहते थे और तब हवा आता था हमें, है ना। तो इसके अंदर जो ये लगा होता है बांस के लकड़ी का खोखला सा सिलेंडर के जैसा, है ना, तो उसमें हम जो है एक प्रकार की फरी हमारे यहां भी मिलती थी, तो उस समय मैं उसका नाम नहीं जानता था। उसको अगर आप डाल के पीछे से किसी डंडा से धकेलेंगे ना तो अंदर एक गैस फॉर्म होता था उसके छिलने से, और वो आगे फटाक से फूटता था, ठीक है। तो यही चीज जो है गोंचा महोत्सव में, है ना, जो है वहां का कल्चर में है ये, ठीक है। तो बाद में पता चला, है ना। तो ये आपके एग्जाम में जो है कभी आपको काम आ सकता है। तुपकी एक प्रकार का लकड़ी का बंदूक बांस की लकड़ी की बनी होती है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न में मैंने तुलसी के पेड़, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे से संबंधित आपके फैक्ट होंगे वो जरूर दूंगा। एक प्रकार का लकड़ी का बंदूक होता है तुपकी, जो गोंचा महोत्सव में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेंग के फल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी तुपकी में डाल के पीछे से डंडा से धकेला जाता है तो बंदूक के जैसे फटाक से आवाज करता है ना। इसी महोत्सव में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा के तर्ज पे और कहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंचा महोत्सव के दौरान, ठीक है। यहाँ पे एक तुपकी जो है एक प्रकार का खिलौना वाला बंदूक है, और इसमें किस प्रकार की फल का इस्तेमाल होता है, पेंग के फल का, है ना। और इसी बंदूक से जो है भगवान जगन्नाथ महाराज को सलामी दी जाती है, ऐसा उनके कल्चर में है, ठीक है मेरे भाई। एक है महाराष्ट्र में जो है नववर्ष गुड़ी पाड़वा। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई इंडिया में नववर्ष और मकर संक्रांति के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अभी आपने एक बिहू देखा था, माघी बिहू असम में, जो रंगोली बिहू असम में जो नववर्ष के तौर पे मनाया जाता था। तो महाराष्ट्र में जो नववर्ष होता है उसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। इस गुड़ी पाड़वा में जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बांस की लकड़ी होती है, ठीक है। एक बांस की लकड़ी ऐसा रहेगा और इसके ऊपर एक जो है कलश ओढ़ाया जाता है इस बांस की लकड़ी को गुड़ी पाड़वा में, और फिर यहाँ पे जो है कपड़े इत्यादि भी बांधे जाते हैं, धान की बाली बांधे जाते हैं। तो ये गुड़ी पाड़वा है आपके महाराष्ट्र में नववर्ष, तो यहाँ भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मिजोरम का जो चेराव नृत्य है, इसका दूसरा नाम बैम्बू डांस या बांस नृत्य है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें भी बांस के डंडे के सहारे नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पेड़ पौधे से संबंधित जो है हमारी कल्चर में है उनको जाना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो पंजाब में भांगड़ा नृत्य होता है ये किस पौधा से प्रेरित है, तो आप कहते हैं ये हेम्प अर्थात भांग से प्रेरित है ना। भांग वाला पौधा से इसका नाम लिया गया है भांगड़ा, ठीक है। याद रखना भांगड़ा सिर्फ जो है मेल वर्जन डांस है पंजाब में, है ना। और इसी प्रकार से एक गिद्धा डांस भी है पंजाब के अंदर जो फीमेल वर्जन है, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने बता दिया भांगड़ा डांस जो है भांग से प्रेरित है। इसके अलावा निम्नलिखित खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़े और सही उत्तर का पता लगाएं। फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 मेघालय ने जीता है। बाद में देखेंगे सही गलत क्या है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी का नाम महाराजा मनमथ राय चौधरी के नाम पे रखा गया, जो संतोष के राजा हुआ करते थे, ये एकदम सही है। तीसरा है राजा भालिंदर ट्रॉफी इसी प्रतियोगिता में यानी संतोष ट्रॉफी में सेकेंड स्थान पर आने वाली टीम को दिया जाता है ना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दादा। इसी प्रतियोगिता कहने का मतलब जो इस स्टेटमेंट के दौरान कहीं पर आ रहा है उस प्रतियोगिता का बात कर रहा है, मतलब संतोष ट्रॉफी की बात कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। राजा भालिंदर ट्रॉफी का रिलेशन कहीं और से है, ठीक है मेरे भाई, मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सिर्फ 1 और 2 ही सही है, तीसरा जो है गलत है। अब क्यों गलत है मैं यहाँ नीचे देखूंगा। देखिए संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है, 1941 में होती है, और इनके प्रथम विजेता जो है पश्चिम बंगाल है और उप विजेता जो है दिल्ली रहे थे। याद रखना संतोष ट्रॉफी जिस प्रकार से रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है ना, वो 43 टाइम के विजेता आपके मुंबई हैं, है ना। उसी प्रकार से जो है संतोष ट्रॉफी हाँ सही है, संतोष ट्रॉफी के 33 बार के विजेता पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो फुटबॉल में पश्चिम बंगाल का अलग दबदबा है मेरे भाई, ठीक है, और क्रिकेट में मुंबई का, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखेंगे रणजी ट्रॉफी का बादशाह मुंबई, और जो संतोष ट्रॉफी के हीरो कौन है, तो पश्चिम बंगाल टीम है। पहला विजेता भी वही रहे थे, 33 बार जीते हैं ये, 33 टाइम, ठीक है। इसके अलावा
यहां पे लिखा है पश्चिम बंगाल 33 खिताब के साथ संतोष ट्रॉफी के सबसे सफल टीम है। पश्चिम बंगाल 14 बार के उपविजेता भी रहे हैं। अगर इन दोनों को मैं काउंट करूं तो 47 टाइम इन्होंने फाइनल का जो है मुकाबला खेला है संतोष ट्रॉफी में। भाई अजब लेवल का भाई। दूसरे स्थान पर पंजाब 8 खिताब जीते हैं और तीसरे स्थान पर केरला 7 खिताब के साथ काबिज है। तो यानी संतोष ट्रॉफी के 3 सफल टीम पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 22-23, अब देखिए 25 में जी रहे हैं हम, तो अपने को 22-23, 23-24 को भी याद करके जाना है। संतोष ट्रॉफी 22-23 का फाइनल मैच सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था। यह पहला मौका था जब संतोष ट्रॉफी की फाइनल मैच देश से बाहर खेला जा रहा हो, इसीलिए कई दफा यह क्वेश्चन जो है आपको हिट करता होगा और करेगा, है ना। यह इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला मौका था जब फाइनल विदेश में खेला गया था, जहां कर्नाटक ने 54 साल के बाद, कई बार बता चुके हैं, ये स्टेटमेंट में ही आपको देखने को चीज मिलेगी, 54 साल के बाद कौन से राज्य जो है संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता फलाना ईस्वी में, है ना। तो मेघालय को हराकर, है ना, जो है अपने नाम किया था। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक ने जीता था भाई। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2023-24 के विजेता सर्विसेज टीम है। सर्विसेज टीम भारतीय सेना, है ना, इसमें सभी सेनाएं आ जाती है, सब मिलजुल के खेलते हैं। तथा उपविजेता गोवा रहा था 23-24 वाला, और 24-25 वाला मैंने अभी अभी आपको दिखाया, पश्चिम बंगाल जीता है। 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 24-25 पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो अगर आपसे कहे कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण, तो आपको 24-25 वाला समझना है। 77वें संस्करण कहेगा तो सर्विसेज जीतेगा, ठीक है। 76वें संस्करण कहेगा तो फिर कर्नाटक जीतेगा। तो इस प्रकार से आपको इसकी जो है संस्करण के क्रम में भी याद रखना है। कभी कभी अपने साथ धोखा हो जाता है, हमने इसलिए याद करके गया है, संस्करण पूछ दिया, पतो ना है तो कहां से बनेगा, है ना भैया। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी के उपविजेता को कमला गुप्ता ट्रॉफी। अब देखिए जो संतोष ट्रॉफी में देखिए 3 तक को जो है ट्रॉफी दिया जाता है। जो फर्स्ट होगा, विनर होगा, वो तो विनरे हो गया। जो सेकेंड नंबर पे आएगा उन्हें कमला गुप्ता ट्रॉफी दिया जाएगा, और जो थर्ड नंबर पे आएगा संतोष ट्रॉफी में, तीसरा पोजीशन पे, उसे संपांगी ट्रॉफी दिया जाता है। ये नाम है एक फुटबॉल खिलाड़ी के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। अभी जैसे एक स्टेटमेंट में था राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है ये संतोष ट्रॉफी में न दिया जाने वाला ट्रॉफी है। यह जो है जो आपके राष्ट्रीय खेल होता है उसमें जो पहला स्थान पे टीम आता है उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से नवाजा जाता है। ये किसी भी स्टेट या यूटी को दिया जा सकता है जो नेशनल गेम में पहला स्थान अचीव करेगा, ठीक है भाई। आईसीसी के द्वारा जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर होते हैं उसे सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है, और जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर होते हैं उसे रसेल हेहो फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। अभी वर्तमान में चूंकि 2025 तो अभी चल ही रहा है, तो 2024 के बाद, है ना, जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हुए जो जसप्रीत बुमराह है अपना, तो उन्हें सर गारफील्ड अवार्ड दिया गया होगा। और न्यूजीलैंड के अमेलिया केर जो है आईसीसी के महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2024 के लिए, तो इन्हें दिया गया होगा रसेल हेहो फ्लिंट अवार्ड, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 में वर्णित विषयों को पढ़ें तथा सही उत्तर का पता लगाएं। पहला जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार दोनों ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य और न्यायोचित प्रकृति की है। दोनों परिवर्तनीय हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता है ना कि जो डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय नहीं है ना। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया है। दूसरा जो है संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात करी आपने भाई। जो फंडामेंटल राइट है ना, ये भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो ये सही है जी। तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार की सर्वाधिक विस्तृत विवरण भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। दुनिया में चाहे किसी भी देश की आप संविधान उठा के देख लीजिए, जितनी विस्तार से मौलिक अधिकार के बारे में विवरण आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा उतना किसी भी देश के संविधान में नहीं है। बात यूएसए के संविधान की ही क्यों ना हो जहां से हमने मौलिक अधिकार को एडॉप्ट किया है, फिर भी तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। तो सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट आपका राइट है। पहला जो है डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं होने के कारण गलत है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच भाग 3 में रखा गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। यह वाद योग्य है ना, और यह न्यायोचित भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का हनन हुआ है तो आप जो है न्यायालय का सहारा ले सकता है, इसीलिए यह न्यायोचित है। ठीक है भाई। इसके अलावा यह अस्थाई नहीं होती है, मतलब यह परमानेंट नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो एप्लीकेबल रहता है तो उस समय आपको मौलिक अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है ना। इसीलिए संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद इसमें कमी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक्टिव होने के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21। इसका मतलब आपने समझा कि भाई जब राष्ट्रीय आपात एक्टिव हो, लागू हो, चल रहा हो, तो उस समय जो है मौलिक अधिकार को निलंबन भी किया जा सकता है या संसदीय संशोधन के द्वारा इसे कम भी किया जा सकता है। इसीलिए यह परमानेंट प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन न्यायोचित वाद योग्य होते हैं और संविधान द्वारा इसे गारंटी दिया गया है। हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के, लेकिन फिर भी किसी भी आपातकाल या कोई भी समय में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 है ना। 20 में क्या है, सजा आदि के मामले में छूट का प्रावधान है, और 21 में क्या है, निजता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है भाई। तो ये कभी भी आपसे नहीं छीना जाएगा। नोट, सिर्फ युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय ही मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है, और आपको पता होगा कि जो मैं पॉलिटी आपको देता हूं, मटेरियल पढ़ाता हूं, है ना, तो मैंने खुद लक्ष्मीकांत का सहारा लिया है, तो वहां की बात करता हूं मैं, है ना। तो ये जो गूढ़ बात सब है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगर आपसे आज ही एग्जाम में पूछ दे और आप अच्छे से नहीं पढ़ के गए हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना भाई। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ये कई तरह से हो सकते हैं। आंतरिक मामलों के आधार पर भी हो सकता है, और आपको 1975 याद होगा, है ना, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है भाई। तो जो मौलिक अधिकार का निलंबन है ना, वो विदेशी आक्रमण या बाहरी खतरा के वजह से जब आपातकाल लागू हो तभी निलंबित किया जा सकता है, आंतरिक आधार पे नहीं। इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है भाई। इसके अलावा मौलिक अधिकार शुरुआत में 7 प्रकार के थे जब संविधान आया, है ना। वर्तमान में यह 6 प्रकार के हैं, क्योंकि इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में भाग 12 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। इसको नीचे देखेंगे। समता का अधिकार। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है, इसे मोटे मोटे तौर पर समझेंगे। अगर बहुत बारीकी से आर्टिकल्स को आपको समझना है एक एक करके, तो आप आर्टिकल वाले हमारे जो टॉपिक वाइज कंपाइल आपको किसी भी कंटेंट के साथ दिया जाता है उसमें जाके आप पढ़ लेना। ठीक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, लेकिन इन दोनों को डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि 23 जो है ये बलात् श्रम पे रोक है ना, रोक है, या फिर मानव तस्करी पे रोक है, और जो 24 है ये बाल श्रम पे निषेध है। अर्थात ये 14 वर्ष से कम बच्चे को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अलाउ नहीं करता किसी कल कारखाना में काम करने के लिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 और 30 है, जिससे अल्पसंख्यक वगैरह अपने को जीवंत रखते हैं, अल्पसंख्यक वगैरह अपने इंस्टीट्यूट इत्यादि का संचालन करते हैं, है ना। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। तो इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वर्तमान में एप्लीकेबल है। नोट करके यहां पे लिखा है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में जो है आपके पार्ट 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है यहां से हटाया गया था। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है, लेकिन टोटली नहीं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो विदेशी को नहीं मिलता है, अर्थात सिर्फ भारतीय लोगों के लिए मतलब अवेलेबल है। तो यहां पे देखेंगे सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होने वाला मौलिक अधिकार, इसके इतर जो भी आर्टिकल बच जाएंगे वो विदेशियों पर भी एप्लीकेबल होगा। आपको इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन किए है ना। तो भैया यहां पे अनुच्छेद 15 यह क्या कहता है कि सिर्फ
जाति, लिंग, नाम, कलर इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 15 सिर्फ जो है ना भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 16 जो है ये अवसरों के मामले में है ना, लोक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता है। देखिए आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, जो सबको इक्वल देखेगा। यहां पे जो है रोजगार इत्यादि पाने वाला जो है अवसरों की समानता आर्टिकल 16 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 19 इसमें 6 चीज अलग अलग से दिया गया है। आप इंडिया में कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर खरीदिए, कोई भी व्यवसाय अपनाइए, सहकारी समिति का गठन करिए, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी भाषण करिए, या फिर आप वाक या अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। तो ये जो 6 चीज है ये आर्टिकल 19 में है, ये सिर्फ इंडियन को ही मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगा, किसी विदेशी को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 29 जो है अभी मैंने बताया अल्पसंख्यक से है, और अनुच्छेद 30 जो है ये भी अल्पसंख्यक से है। तो ये दोनों के दोनों भी सिर्फ इंडियन को ही मिलते हैं, ये इंग्लैंड में रहने वाले अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा। समझ गए? इनके इतर जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं वो सभी पर एप्लीकेबल है, चाहे इंडियन रहे चाहे विदेशी रहे। ओके, है ना। लेकिन कुछ मामले में विदेशी को नहीं मिलता है, वो बहुत गूढ़ बात है, जैसे दुश्मन देश का विदेशी हो, है ना, तो उनको नहीं मिलेगा। इनके अलावा किस आर्टिकल में क्या है, इसके लिए आप टुडे एग्जाम का टॉपिक वाइज कंपाइल देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ना। 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यह आयरिश संविधान से लिया गया है। लेकिन कभी ऐसा मौका आपको देखने को मिल सकता है कि आयरिश संविधान ऑप्शन ए में नहीं है, तब क्या करेंगे? भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया जरूर है, लेकिन आयरलैंड के संविधान ने भी डीपीएसपी को एडॉप्ट किया है। कहां से? स्वीडन के संविधान से, सो माफ कीजिए स्पेन के संविधान से। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य के जो डीपीएसपी है इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या इससे शॉर्ट शब्दों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह न्यायोचित प्रकृति की नहीं है, अर्थात इसके हनन इत्यादि होने पर अगर कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा है तो आप जो है कोर्ट का सहारा लेके लागू नहीं करवा सकते। जिस प्रकार से आप फंडामेंटल राइट में देखे थे कि भाई अगर आपकी फंडामेंटल राइट की हनन हो रही है तो आप जो है न्यायोचित होने के कारण आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के मामले में यह जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए यह न्यायोचित प्रकृति की नहीं होती है। ओके, इसके अलावा डीपीएसपी को भारतीय संविधान में इसकी दशा एवं दिशा के आधार पे 3 श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन तीनों को मैंने अलग अलग से आपको जो है टॉपिक वाइज कंपाइल में पढ़ाया है। निम्नलिखित में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर का पता लगाए। मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा हुमायूं का मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद बनी थी। ठीक है भाई। कथन 2 है, प्युतरा ड्योरा या परचिनकारी का प्रचलन हुमायूं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो सिर्फ एक राइट है ना, और जो सेकेंड है ये गलत है, क्योंकि जो प्युतरा ड्योरा है या परचिनकारी है इसको लाने का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है, न कि हुमायूं को। क्योंकि जो ताजमहल है ना, ताजमहल है उसमें आपको प्युतरा ड्योरा का जरी का काम देखने को मिलता है। ये क्या होता है मैं नीचे बात करूंगा, फिलहाल स्टेटमेंट 1 जो है राइट है, सेकेंड वाला जो है रॉन्ग है। ठीक है भाई। आइए, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है, अर्थात गार्डन टाइप मकबरा है, और यह मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह यूनेस्को में भी शामिल है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1569 में, कहीं कहीं 1570 से लेकर 1575 भी रहेगा, घबराइएगा नहीं, है ना, इसी के आसपास का ईस्वी देगा, क्योंकि कहीं भी एग्जैक्ट ईस्वी नहीं मिलेगी। उनकी पत्नी हाजी बेगम, या इसी को अपन बेगा बेगम भी कहेंगे, हाजी बेगम वर्सेस बेगा बेगम सेम ही है ना, तो इनके द्वारा जो है करवाया गया था। इसका डिजाइन फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा ग्यास के द्वारा जो है दिया गया था। यह मुगलों द्वारा निर्मित पहला चारबाग स्टाइल का मकबरा है, जिसमें है ना उद्यान टाइप की चीजों को अपनाया जाता है ना, और बीच में एक पट्टी होती है, वो पट्टी में जल बहता हुआ भी हो सकता है या फिर पक्का पट्टी हो सकती है ना, जिसे चारबाग स्टाइल कहते हैं। और ये हुमायूं का मकबरा चारबाग स्टाइल में बनाई गई है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाई गई है, डिजाइनर मिर्जा ग्यास है और दिल्ली में स्थित है।
पिटरा ड्यूरा या पर्चिनकारी जो अर्ध कीमती पत्थर पर, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कीमती पत्थर नहीं, अर्ध कीमती पत्थर जो होते हैं उन पे जो है एक अच्छी जराई का काम है। इसकी शुरुआत शाहजहां ने करवाया और आगरा स्थित ताजमहल में पिटरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया। और भी कई सारे जो महल हैं वहां किया गया है। जो शाहजहां है इसे इंडिया में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। इनके काल को, शाहजहां का जो ओरिजिनल नाम होता खुर्रम था, है ना, खुर्रम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुगल वंश के बारे में क्या बताऊं, ये तो बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं स्किप करके आगे निकल जाऊं, नहीं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए 1206 से लेकर के, है ना, 1206 से लेकर के 1526 तक ये चला है आपका सल्तनत काल। इसमें आपने 5 वंश को देखा, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी को। लास्ट में पानीपत की प्रथम लड़ाई, है ना, पानीपत की प्रथम लड़ाई अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश के अंतिम शासक के बीच में होता है ना। और इसमें जो है आपके इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर यहां से जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ये मुगल वंश जो है आपके 1800, है ना, 58 तक चलता है लगभग, ठीक है। और तब जो है आपका जो आखिरी मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर सेकेंड, इसको जो है 1857 कर लीजिएगा, उसको पकड़ के अंग्रेज जो है रंगून बर्मा ले जाता है और मुगल वंश की समाप्ति होती है। तो ये कुछ मुगल वंश का मैंने थोड़ा सा झलक बताया। बाद में कि अकबर इत्यादि से भी पूछे जाते हैं, इनके काल में जो विदेशी पर्यटक वगैरह आए थे वो भी पूछे जाते हैं। मैंने कई बार पढ़ा दिया हूं, आप शुरू से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि सब चीजों में आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का पता लगाइए। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि अब तुम्हें क्या पढ़ाऊं मैं, ठीक है मेरे भाई, लेकिन पढ़ाऊंगा तो सिर्फ काम की, इसीलिए टाइम लग जाती है। नहीं तो कुछ भी उठा के पढ़ाना हो तो बहुत सारे, है ना, कुछ भी पढ़ा दो यार, है ना, जब वीडियो ही बनाना है भरमार, ऐसा नहीं करूंगा ना, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है भाई। कथन 1, अधिकांश अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कथन 2 है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कथन 2 तो बिल्कुल सही है भाई। कथन अधिकांश अभिनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये भी सही है, और नवीकरणीय लिखा है, सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अभी कैसे राइट है यहां पे पढ़ते हैं भाई। अवसादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि पाए जाते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि क्या हो गया, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, वैसा ऊर्जा स्रोत जो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा या समाप्ति के कगार पे हो या फिर समाप्ति उनका तय है, दिखता है, तो उसे अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने नोट करके लिख दिया है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत उसे कहा जाता है जिस पर लगातार प्रयोग किए जाने के बावजूद भी खत्म होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप कितना भी इस्तेमाल कर लो धूप का, है ना, खत्म होगा जी। पवन ऊर्जा खत्म होने वाला है, ज्वारीय ऊर्जा खत्म होने वाला है, समुद्र में ज्वार भाटा आना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, नवीकरणीय स्रोत हो गए, जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये सब क्या होगा, अगर लगातार आप इसी पे डिपेंड रहे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। इसीलिए हम लोग जो है अभी वैकल्पिक हाइड्रोजन से संचालित जो है कार वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बस वगैरह को ऐसे चलता भी है ट्रायल पर्पज से, लेकिन पूरा मार्केट नहीं पकड़ पाया। भारत में दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। एक सेकेंड, भारत में दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से नदी घाटियों में अधिकांश कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो यही जो 3-4 को नदी देख रहे हैं, इन्हीं का नाम आपको लिखना है एग्जाम में, दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी, है ना। कोयला मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। पिट कोयला, पिट कोयला जो है ये कोयला का सबसे जो है अपरिपक्व रूप है, मतलब कोयला का सबसे घटिया किस्म है। पिट कोयला में आप जीवाश्म को खुले आंखों से भी देख सकते हैं, इसमें आपको जीवाश्म वगैरह दिखता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सभी कोयला के प्रकार होते हैं, जिसमें पिट जो है सबसे निम्न कोयला हो गया, लो हो गया, और जो एंथ्रासाइड है ये सबसे हाइयर उष्मीयमान वाली कोयला हो जाएगी। इसके अलावा भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला
के इस्तेमाल और आवंटन की योजना शक्ति नीति 2017 विद्युत मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी। देखिए शक्ति नीति किसके द्वारा लाई गई थी, अभी हाल में भी ही इसमें संशोधन भी किया गया है, तो ये चर्चा का विषय रहेगा। चर्चा का विषय रहेगा मतलब एग्जाम में ट्रेंड करेंगे, तो आपको पहले से पढ़ के जाना है। तो शक्ति नीति का संबंध किससे है, कोयला आवंटन से, है ना, कोयला आवंटन से, है ना, तो इन्हें ध्यान रखना। देखिए एक शक्ति योजना भी है, एक शक्ति अभ्यास भी है, एक ई शक्ति योजना है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर है, लेकिन चीजों को समझ के जाना है। शक्ति नीति जो है ये कोयला आवंटन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए शक्ति नीति में संशोधन किया गया है 2025 में, मई 2025 में इसमें संशोधन लाया गया है। इनको दो विंडो प्रणाली में विभक्त किया गया है। पहले क्या लंबा चौड़ा इसमें चीज को रखा गया था, अब इसको मात्र दो विंडो प्रणाली में जो है शक्ति नीति जो कोयला आवंटन से संबंधित है उनको विभक्त कर दिया गया है संशोधित करके। इसके अनुसार आपसे एक बात पूछा जा सकता है कि शक्ति नीति के संशोधन रूप के अनुसार, है ना, कोई भी कोयला आधारित विद्युत उत्पादक क्षेत्र या जो आपका मिल वगैरह है या फिर केंद्र है वो कितने वर्षों तक जो है नीलामी के आधार पर कोयला प्राप्त कर सकता है, तो आप कहेंगे 25 वर्षों तक। ठीक है मेरे भाई, इसकी जो है अभी तक जो है 1 साल से लेकर 25 साल तक जो है समय रखा गया है। इस संशोधन वाला जो शक्ति नीति है उनमें यह चीज दर्शाया गया है पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा मैंने अभी कहा भाई शक्ति से कंफ्यूजिंग पेयर है, तो इसमें ई शक्ति भी एक है। ई शक्ति ये योजना है, स्कीम है। यह जो है जो स्वयं सहायता समूह होता है गांव घर में आपने देखा होगा, वह स्वयं सहायता समूह में डिजिटलीकरण के लिए जो है 2017 में नाबार्ड के द्वारा लाया गया था। नाबार्ड के द्वारा लाया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखिए नाबार्ड यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था और इस पे जो समिति काम किया था उनका नाम था शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के रिपोर्ट पे जो है नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में 12 जुलाई को। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा हो, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, इससे यह भी पता चलता है कि कितने बच्चे यहाँ तक के देखे। ठीक है भाई, जिनको नहीं आता है वो लिखना नहीं आ रहा है ना, तो इससे पता भी तो चले कि आपको नहीं आ रहा है ना। नोट, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए कोयला का जो एक प्रकार का सबसे बड़ा संस्था कह सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपके कोलकाता में है और CIL को महारत्न की दर्जा कब दी गई, तो 2011 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में। महारत्न क्या होता है, मैंने कुछ ही दिन पहले ही बता दिया था, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनी। इंडिया में वर्तमान समय तक कितने महारत्न कंपनी है, ये PSU होते हैं। PSU पावर सप्लाई यूनिट नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है भाई, है ना, तो ये जो है आपके वर्तमान समय में 14 महारत्न कंपनी है, जैसे सेल, वेल, गेल, NTPC, IOC, HPCL, BPCL, है ना। इसके अलावा आपका हाल भी हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये जो हाल है ये सबसे नवीन महारत्न कंपनी है, इन्हें 2024 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। अर्थात इंडिया में 14 महारत्न है, जिनमें सबसे आखिरी महारत्न कंपनी कौन है वर्तमान में, तो हाल है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक कंट्री है। तीसरा स्थान इन्होंने जापान को पछाड़ कर हासिल किया है। अगर आपसे पूछे, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया ने किस कंट्री को बीट करते हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, तो आंसर आपको जापान करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख कोयला का खदान है वो कहां कहां है और उसका क्या नाम है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये भारत का पहला कोयला खदान ऑफिशियल रूप में इसे आप कह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डिगबोई जो है इंडिया में पहला पेट्रोलियम क्षेत्र था जो 1901 में फाउंड किया गया। उसी प्रकार से जो रानीगंज है इंडिया में पहला कोयला उत्खनन केंद्र के रूप में आप इसे जान सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में झरिया, ये इंडिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सब झारखंड में है और झारखंड कोयला के लिए समृद्ध है। सबसे अधिक भंडार झारखंड में ही है कोयला का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुरा कोयला क्षेत्र है। ओडिशा का तालचेर
हिमगिरी, रामपुर इत्यादि में कोयला मिलेगा। आंध्र प्रदेश के कांतापल्ली, सिंगरेनी, यहां पर भी आपको कोयला मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा, है ना, ये सब आगे जो है कोयला वाला है ना। मेघालय के कुछ जगह पे चेरापूंजी वगैरह में भी कोयला मिलती है। तो यहां पर ये चीज दिखाने का मकसद है झारखंड और रानीगंज से ज्यादा, क्योंकि रानीगंज पहला है और झारखंड में सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ कोयला क्षेत्र है जहां पे आपको कोयला मिलेगा। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होती है, जबकि सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन गुजरात में होती है। ठीक है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गुजरात में, याद रखना। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज्यादा कहेगा ना तो भी गुजरात में ही आंसर करना। ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव है वो गुजरात के मेहसाना जिले का मोढेरा गांव है, उसे भी ध्यान रखेंगे। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर है, ये भी आपसे पूछा जाता है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये आपके गुजरात के अंदर ही हो जाएंगे, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए प्रमुख त्योहार, महोत्सव तथा उनसे संबंधित देवी देवताओं के साथ मिलान कीजिए। स्कंद खष्टी देखिए साउथ रीजन में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ तटीय जो साउथ से स्टेट से जुड़े मतलब टच में है वहां पर भी मनाया जाता है स्कंद खष्टी। इसमें भगवान कार्तिकेय या फिर साउथ के भाषा में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, तो इसको हमने मिला दिया है। पोटंगू महोत्सव में रंग खोतक की पूजा की जाती है, तो यहां से हमने मिला दिया है। बैसागु महोत्सव असम में होता है, बैसागु महोत्सव है ना, तो बैसागु महोत्सव असम में होगा, तो इसमें बौथौ देवता की पूजा की जाती है, बौथौ देवता की, तो यहां पे मिला दिया हमने। लाई हरोवा में थांगजिंग की पूजा की जाती है, तो यहां पे मिला दिया हमने। इसी प्रकार से मिला के आंसर नीचे दिया गया है, आप मिला लेंगे। अब ये कहां की है, कौन कौन से जाति भाग लेते हैं, ये सब बात हम अब करेंगे। देखिए लाई हरोवा मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्योहार में मैतेई समुदाय के द्वारा जो है थाउजिंग देवता की पूजा की जाती है, ध्यान रखेंगे। पोंगटू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें देवता रंग खोतक की पूजा की जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। खरी या बैसागु उत्सव यह असम में मनाया जाता है। इसे जो असम में बोडो कछाड़ी जनजाति होता है उनके द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है, और इसमें जो है बथौ देवता जिसे सिंसराई भी कहा जाता है इसकी पूजा की जाती है। अगर इसमें जानवर का बात करता है कि भाई किस जानवर की पूजा होती है, तो इसमें जो है गौ माता की पूजा होती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। किसमें, बैसागु में। इनके अलावा स्कंद खष्टी यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल में मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान मुरुगन अर्थात कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो ये चार ऑप्शन, चारों को व्याख्या। अब इसके अलावा नोट करके मैंने यहां पे लिखा है कि भाई तेलंगाना का जो प्रमुख त्योहार है ना, थाईपुसम, है ना, तो इसमें भी भगवान मुरुगन की पूजा होती है। थाईपुसम में भी भगवान मुरुगन की पूजा होती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी तेलंगाना की ही है। इसके अलावा पोंगल, मकर संक्रांति और छठ पूजा। देखिए पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा, मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति तो होता ही है, और जहां पे कुछ अन्य नाम नहीं है तो वहां मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और जो बिहार के सबसे बड़े पर्व है छठ पूजा, इन सभी में जो है सूर्य देवता दीनानाथ की पूजा की जाती है, इनको ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का कुछ प्रमुख त्योहार जैसे बथुकुम्मा में आप देवी गौरी की पूजा करते हैं, तथा बोनालू में माता काली की पूजा की जाती है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है खर्ची पूजा या करची पूजा। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है जो धरती से जुड़ी होती है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो हेमिस महोत्सव होता है जो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है हेमिस महोत्सव, है ना, तो ये गुरु पद्म संभव की पूजा की जाती है, इन्हें याद किया जाता है बौद्ध गुरु पद्म संभव। जैसे लग रहा है कि भाई जैन गुरु का नाम है, लेकिन आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये बौद्ध गुरु के नाम है पद्म संभव, जिसे गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में इन्हीं की पूजा पाठ करी जाती है। अच्छा, हेमिस मठ भी है लद्दाख में, ध्यान रखना, और हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, जो इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो भी लद्दाख में है, ध्यान रखना। इनके अलावा स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कर लो। भारत में अपराधों का नियंत्रण
राज्यों के मध्य विवादों का समाधान, वन्य जीवों का संरक्षण, कानूनी सुधार हेतु कार्य करना। तो भाई कैसे मिलाओगे? भारत में अपराधों का नियंत्रण, भारतीय न्याय संहिता अपने आप में मिला हुआ है ना, ये सही है। राज्यों के मध्य विवादों का समाधान अंतरराज्यीय परिषद का काम ही है भाई, राज्यों के मध्य जो है इन अपना विवादों को सुलझाना और सही राह दिखाना। वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी सही है। कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना, विधि आयोग, ये भी सही है। तो अपने आप में जो भी सामने आपको दिख रहा है वो सही से सही मैच करके दिया गया है। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया गया, ए के ए, बी के 2, सी के 3, डी का 4, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आती है? 1972 में आती है। ये जंगली जानवरों और पौधों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के, है ना, विनियम एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आप जो है जो भी जंगली जानवर वगैरह है, ऐसा नहीं कि आप जो है किसी को मार देंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ पेड़ काट देंगे, तो ये सब जो आपको रोकता है, इसके पीछे ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है रूल अप्लाई होती है। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, VVI कर लेंगे, ये बड़ी गुड बात होगी जब भी आपके एग्जाम में कभी दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे 6 अनुसूचियां हैं, ठीक है, कैटेगरी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 में होती है, ये भी पूछे जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता, BNS, है ना, भारतीय न्याय संहिता सीधे सीधे पहला अक्षर से लिया गया। पहले इंडियन पीनियल कोड था, उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। हालांकि ये जो मतलब ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो 2023 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे लागू करने का काम जो है 1 जुलाई 2024 से हुआ, ठीक है भाई। इसे ध्यान रखेंगे, यह किसका स्थान लिया इंडिया में? भारतीय दंड संहिता की जगह लिया है ना। इंडियन जो आपका IPC वाला था ना, उनकी जगह लिया है ये वाला, कौन सा? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसमें 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। अगर भारतीय दंड संहिता की बात करें तो इसमें 510 प्लस धाराएं था भाई, बहुत ज्यादा धारा था, उसको कम करके 358 धारा के रूप में जो है भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल है इंडिया में, जो दंड का विधान करता है ना, क्राइम वगैरह के लिए। सरकारिया आयोग का नाम आपने सुना होगा। सरकारिया आयोग रेलवे बहुत पूछता है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित होता है। तो सरकारिया आयोग के अनुसार ही अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, और अंतरराज्यीय परिषद जो है ना, क्या करता है? मीडिएटर का कार्य करता है। तो इसीलिए इसका आंसर सरकारिया आयोग वाला में होता था, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है मेरे भाई। तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पे प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद गठन करने का जो है अनुमति है, अधिकार है। यह एक सलाहकार संवैधानिक निकाय है। इसमें संविधान में संवैधानिक कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता रखा है मोटे तौर पे कि भाई जिसके लिए आर्टिकल अलाउड है या संविधान में जिसकी चर्चा है उसे अपन संवैधानिक कहेंगे। जैसे नीति आयोग के लिए कोई भी आर्टिकल आपके संविधान में नहीं है, इसीलिए ये संवैधानिक नहीं है नीति आयोग, ठीक है। लेकिन जो आपका अंतरराज्यीय परिषद है ना, GST वाला स्लैब भी है आपके, तो ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग है, ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो 263 GST के लिए भी है ना एक आर्टिकल 279A, उनसे भी रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे ये सब संवैधानिक है, लेकिन जो नीति आयोग है, योजना आयोग है, ये सब क्या है? संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, ठीक है। तो 263 के अनुसार राष्ट्रपति जो है आपके अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट करवाना। यह नीतियों और कार्यों पर चर्चा करने, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने का एक निकाय है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के बीच में मीडिएटर के जैसा कार्य करता है ना। इनके अलावा नोट, अंतरराज्यीय परिषद में अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तथा सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर जहां भी यूटी में मुख्यमंत्री वगैरह है, तो अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है। भारतीय विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। विधि आयोग यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानूनी सुधार हेतु कार्य करना, जैसे कानून में शोध या भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने तथा कानून बनाने हेतु सिफारिश, अप्रचलित कानूनों को जो है निरस्त करने की जो है एक एप्लीकेशन देना या फिर सिफारिश करना, ये सब विधि आयोग का कार्य है, ठीक है मेरे भाई। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम
प्रथम विधि आयोग 1955 में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में गठित किया था। ये वही एमसी सीतलवार है जो भारत के पहले महान्यायवादी भी रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट, है ना। तो ध्यान रखना, तो विधि आयोग इन्हीं के निगरानी में 1955 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। 23वें विधि आयोग अभी चल रहे हैं, नवनिर्वाचित इनके अध्यक्ष हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है भैया सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, इन्हें ध्यान रखना। नोट, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे भैया, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार, एमसी सीतलवार, है ना, इन्हें ध्यान रखना। नोट करके एक चीज और लिखा है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी को 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो अभी महान्यायवादी आर वेंकट रमनी साहब जो है अपने पोस्ट पे बने रहेंगे, इन्हें ध्यान रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। भारत सरकार के सबसे बड़े क्या होते हैं, कानूनी अधिकारी या विधिक अधिकारी होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक जो है महान्यायवादी अपने पद पर रह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 युद्ध अभ्यास में से किस एक में भारत के साथ कोई भी अन्य देश शामिल नहीं है। पहला है इंद्र अभ्यास 2025, है ना, डेजर्ट हंट 2025, जापाट 2025, जामाता एक्सरसाइज 2025। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसमें सिर्फ भारतीय सेना शामिल है, न कि किसी अन्य देश के किसी प्रकार के सेना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन में कौन कौन से देश शामिल है और कहां कहां हुआ है। देखिए 14वां भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो जो इंद्र अभ्यास है वो 2025 में चेन्नई के तट पे आयोजित किया गया, बंदरगाह कह लीजिए, है ना, बंदरगाह और समुद्री किनारा 2 फॉर्मेट में इसका आयोजन किया गया था। तो चेन्नई बंदरगाह पे जो है इसका आपका आयोजन किया गया था इंद्र 2025 का। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत के साथ रूस की जो है सेना होता है ना। और समुद्री चरण जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है इंद्र का, है ना। तो बंदरगाह के रूप में पूछेगा तो चेन्नई, और समुद्र के रूप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यह अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुआ था, है ना। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन फरवरी जो है फरवरी 2025 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में किया गया। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना यानी जो भारत की सभी प्रकार की सेनाएं हैं उनको मिला करके जो है करवाया गया था, है ना। त्रिसेवा अभ्यास है, ध्यान रखना, त्रिसेना माफ कीजिए। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदार के लिए चेन्नई तट पर जामाता देखिए जापानी शब्द है जिसका अर्थ है फिर मिलेंगे, ठीक है। जामाता देखिए सुनामी शब्द का भी कई बार आपसे अर्थ पूछा है एग्जामिनर, तो इसका भी अर्थ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जामाता का अर्थ होता है फिर मिलेंगे, ठीक है भाई। और जामाता एक्सरसाइज जो है जिसमें भारत और जापान पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों ही देश का कोस्टल गार्ड शामिल होता है। जैसे इंडिया के मामले में आईएसजी, जापान के आईसीजी माफ कीजिए, और जापान के मामले में जेसीजी, ठीक है भाई। तो दोनों कोस्टल गार्ड, दोनों देश के कोस्टल गार्ड शामिल होते हैं। जुलाई 2025 में यह अभ्यास शुरू किया गया है ना, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा चेन्नई के तट पे किया गया है, ध्यान रखना, यह जगह भी पूछा जाता है। नोट, वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक के जो डीजी हैं, है ना, वो है परमेश शिवमणि। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, जो आईसीजी इंडियन कोस्टल गार्ड के डीजी हैं उनका नाम है परवेश शिवमणि। अब जापाट 2025 में रूस, बेलारूस, भारत सहित दुनिया के 60 से अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आयोजन रूस में कराया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। जापाट, डस्टलिक इससे पहले भी बता चुका हूं, दस्तलिक ये 2025 में भी हुआ, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और जो दस्तलिक 2025 हुआ है ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच का अभ्यास है ना, यह आपका जो है जोधपुर में कराया गया है। नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन गुआम तट पर पश्चिमी प्रशांत महासागर अमेरिका में किया गया है ना। इसमें क्वाड देश और कोरिया गणराज्य शामिल है। अब क्वाड देश में कौन कौन शामिल होते हैं तभी तो आपको पता चलेगा कि सी ड्रैगन में कौन कौन शामिल है। तो क्वाड में कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में जनवरी फरवरी में आयोजित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ग्रैमी पुरस्कार के भारतीय विजेताओं के दावेदार के बारे में पढ़ते हुए सही उत्तर का पता लगाए। या तो विजेता हो सकता है या दावेदार हो सकता है, जिनको नॉमिनेट वगैरह किया गया उनके संदर्भ में कथन को पढ़ना है और आंसर करना है। वर्ष 2013 में ग्रैमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार टी विनायक राम थे। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
है ना, क्योंकि भाई जो ग्रैमी अवार्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो सबसे पहली बार पंडित रविशंकर साहब को ही 2013 में दिया गया था। तो यहाँ पे टी विनायक राम का नाम लिखे होने के कारण यह अपने आप में गलत है। इसके अलावा रिकी केज को अब तक 3 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए नामांकन भी किया गया था। बिल्कुल सही है ना। रिकी केज को देखिए 3 ग्रैमी अवार्ड 2015, 2022 और 2023 में मिल चुका है, ठीक है। और 2024 ग्रैमी अवार्ड के लिए जो है इनको नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन मिला नहीं, है ना। इनको नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन मिला नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है ना। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर 1968 उनके कृत वेस्ट मिड ईस्ट के लिए दिया गया था, यह भी सही है। अगर ओवरऑल ग्रैमी अवार्ड जो है साधारण वाला सबसे पहले किसने जीता इंडिया के म्यूजिशियन में, तो पंडित रविशंकर साहब सही है। उनके जो कृत थे वेस्ट मिड ईस्ट इनके लिए दिया गया था। लेकिन पंडित रविशंकर साहब ही वो शख्स हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पहली बार दिया गया था किसी इंडियन म्यूजिशियन को 2013 में। तो दोनों बात सही होती है इनके लिए। इनके अलावा एक साथ सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय जुबीन मेहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक साथ सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन साहब थे जिन्होंने एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करे। तो स्टेटमेंट या फिर जो भी कह लीजिए ऑप्शन कह लीजिए 2 और 4 ही सही है, 3 और 1 जो है रॉन्ग है। सॉरी, सिर्फ 2 और 4 सही है। यहां पे उल्टा लिख दिया हूं मैं, है ना। यहां पे सिर्फ 2 और 3 सही होगा, सिर्फ 2 और 3 सही कर लीजिए। यहां पे 4 नहीं, यहां पे 2 और 3 सही कर लीजिए, ठीक है। 4 नहीं होगा, ओके। पर्स यहां पे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पे 3 कर लेना दादा, है ना। यहां पे 3 कर लेना खाली। तो अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। वर्ष 2013 में ग्रैमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया था। यह स्टेटमेंट में टीएच विनायक राम था इसलिए गलत हो गया था। पंडित रविशंकर ही सर्वप्रथम 1968 में ग्रैमी अवार्ड के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। वह अवार्ड उनके कीर्ति वेस्ट मिड ईस्ट के लिए दिया गया था। पंडित रविशंकर को कुल 5 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। इसके अलावा एक साथ सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं जिन्होंने 2024 में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए। और जाकिर हुसैन साहब अपने लाइफ टाइम में कुल 5 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हुए थे। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड के लिए सबसे अधिक बार नॉमिनेट होने वाले भारतीय म्यूजिशियन जुबीन मेहता साहब है। 23 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया और है ना 5 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा रिकी केज नवंबर 2024 में 67वें ग्रैमी अवार्ड जो 2025 में वितरित किए जाएंगे। देखिए नामांकन पहले होता है जनरली नवंबर दिसंबर महीना में, और ये वितरण जो है जनवरी फरवरी महीने में अगले साल होता है। तो जो 2025 में वितरित किए गए हैं 67वां ग्रैमी अवार्ड, उनके लिए नामांकन जो है नवंबर 2024 में हुआ। तो जिसमें भारतीय मूल के 6 आदमी को जो है नामांकन किया गया था, जिसमें रिकी केज को भी नामांकन किया गया था उनके कृत ब्रेक ऑफ डॉन के लिए, ठीक है, लेकिन मिला नहीं, ठीक है भाई। तो रिकी केज को अभी भी 3 ही बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। एक विंड ऑफ समसारा के लिए, है ना, विंड ऑफ समसारा के लिए 2015 में, डिवाइन टाइड्स के लिए 2022 और 23 में, ठीक है। तो 3 ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को मिला है और चौथा के लिए नॉमिनेट हुए थे लेकिन मिला नहीं। नोट 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए 6 भारतीय या भारतीय मूल के संगीतकारों को नॉमिनेट किया गया था जो नीचे दिया गया था। देखिए एग्जामिनर सब चालाक है, तो जिनको मिला है वो तो पूछवे करता है, जिनको नहीं मिला वो भी पूछता है कि भाई किनको नॉमिनेट किया गया था, कितने को नॉमिनेट किया गया था, है ना। तो रिकी केज के एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन के लिए नॉमिनेट किया गया था 2025 ग्रैमी के लिए, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। अनुष्का शंकर जो पंडित रविशंकर साहब की पुत्री हैं, उनकी एल्बम चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए सिलेक्ट किया गया था लेकिन इनको भी नहीं मिला। राधिका बेकारिया के एल्बम बैरियर्स ऑफ लाइट के लिए सिलेक्ट किया गया था लेकिन इनको भी नहीं मिला। बिरिज श्री वेणुगोपाल जो कर्नाटक क्षेत्र के जो संगीत से ताल्लुकात रखती है, इनको भी ए रॉक समवेयर के लिए जो है अनुष्का शंकर के साथ नॉमिनेट किया गया था लेकिन इनको भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये 4 भारतीय जिनको नॉमिनेट तो किया गया लेकिन 2025 के लिए नहीं मिला। नसीर मोदी, है ना, इनको भी कसीरा के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन इनको भी नहीं मिला, है ना। अब जो छठा नाम है चंद्रिका टंडन, ये भारतीय मूल की जो इंदिरा नुई है उनकी बहन है, ये बिजनेस वुमेन है और साथ साथ म्यूजिक से भी ताल्लुकात रखती है। तो इनकी जो एल्बम है त्रिवेणी,
इनको नॉमिनेट किया गया था ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए और इन्होंने जीती भी है। तो 6 बाय है ना 6 में से 1 एक भारतीय जीते हैं 2025 के लिए। नॉमिनेट कितने हुए थे? 6 हुए थे और 6 का नाम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जो भारतीय मूल की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीती है उनका नाम क्या भैया? तन्वी शाह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, स्पेनिश लिरिक्स दिए थे जय हो पिक्चर के गीत को। ठीक है भाई। टीएच विनायक राम कौन थे? तो टीएच विनायक राम को बिक्कू विनायकम या घटम के मास्टर भी कहा जाता है। घटम दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र है, बजाते हैं और इनको भी ग्रैमी अवार्ड से एक बार 1991 में सम्मानित किया गया था उनके कृत प्लेनेट ड्रम के लिए। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुआ था। इसे संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस नारस के द्वारा दिया जाता है। एक ऑस्कर अवार्ड है जो पिक्चर वगैरह में दिया जाता है, वो 1929 में स्थापित हुए थे। ठीक है। और ये ग्रैमी अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बात मैंने यहाँ पे लिखा है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया और ये कहां पे दिया गया? तो सरला दास जयंती समारोह में। ये सरला दास कौन है? उड़िया कवि है। ठीक है भाई। उनके जो है 600वें जन्मदिन के अवसर पे कलिंग सम्मान बांटा गया और ये मिला धर्मेंद्र प्रधान को। ये एक्स्ट्रा बात है भाई। साहित्यिक नोबेल पुरस्कार 24 और 25 दोनों आपको याद रखना है। 24 हान कांग को मिला था जो दक्षिण कोरियाई लेखक थे, है ना। और ये 2025 का जो है ये हंगेरियन लेखक लास्जलो क्रास्नजाय होरकाई को मिला है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, आखिरी क्वेश्चन और आखिरी आंसर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पे जाके छोटी सी फी अदा करके कंटेंट बाय करके अपने जर्नी को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।